बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब का खबरें अभी तक के इस मंच पर। और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का। ज़मीन हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, मिट्टी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है और आप उन्हीं अहम महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जेपी दलाल साहब जब तरक्की का दौर है, दुनिया बहुत आगे तेज़ी से बढ़ रही है, खेती को लेकर लोगों का जो प्यार है, प्रेम है, वो बरकरार रहे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कई बार वो मोह भंग होने से लगता है। तो उसको लेकर हरियाणा में किस तरह की कोशिशें हुई और आपने जब से जिम्मेदारी निभाई है तो वो क्या कुछ ऐसी बेहतरी करने की आपने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सोच रहे थे बाई चांस कि हम खेती छोड़ दें, वो बने रहें उसमें? धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से कि जब भी वो सुबह का, दोपहर का, शाम का भोजन करते हैं तो उस भोजन को पैदा करने वाला जो किसान है उसको नमन करना चाहिए। और मुझे उस किसान की देखभाल का जिम्मा मिला है। मैं भाग्यशाली हूँ, खुद भी किसान हूँ, कृषि से जुड़ा हुआ हूँ और किसान को किसी भी तरह से जैसी योजनाएं दें उनकी सहायता करें और उसकी प्रगति के लिए, किसान के बच्चों की उन्नति के लिए मैं काम करूं, ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा, जो मेरा सवाल था सर कि खेती को लेकर हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं या खेती से जुड़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा जैसे प्रदेश में जिसकी पहचान खेती से है, जिसकी पहचान और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन खेतों को हम अपने किसानों को अलग नहीं कर सकते। हरियाणा में किसानों का खेती के प्रति प्रेम बना रहे, उसको लेकर आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण कोशिशें रही हों, चाहे उनको किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाना हो या उनकी मदद हो, वो क्या क्या रही? देखिए, दो तरह के लोग खेती में लगे हुए हैं। एक तो जिनका खेती से प्रेम है, उनकी जो हालात है, आर्थिक स्थिति है, खेती के दम पर ठीक ठाक चलती है। और बहुतायत ऐसे लोगों की है जो गांव में रहते हैं, दूसरा कारोबार कर ही नहीं सकते और उसमें ज़्यादा लाभ ना भी हो तो भी अपने सम्मान के लिए, भरण पोषण के लिए खेती करते हैं। और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कृषि को सेंटर के अंदर लेके आए हैं और पूरी कोशिश की है कि किसान के हालात सुधरे, कृषि लाभकारी हो, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के कदम उठाए हैं। शुरुआत से लेकर के कि धरती की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करें, सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उनको साहूकार के चुंगल से निकालें, उसके लिए केसीसी का काम किया, खाद बीज सस्ता दें, पानी की उपलब्धता, उसको जो जोखिम है फसल होने के बाद भी, किसान का ऐसी चीज़ है कि पाला लगे, आंधी लगे, बरसात आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमेशा जोखिम ही जोखिम रहता है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए और उसके बाद सब कुछ होने के बाद भी उसको मंडी, उसको भाव और ये सब चीज़ें उसको मिले, एमएसपी लेके आए। तो ये सारी इस प्रक्रिया के अंदर धीरे धीरे करके हमारी कोशिश है कि गांव में रहने वाले आम जनता की जो कृषि से जुड़ी हुई है उसकी आमदनी बढ़े, उसकी आर्थिक हालात सुधरे। इसमें बहुत सारे काम हमने किए हैं। आपने देखा होगा हरियाणा सरकार खुल के काम करती है। बजट ही देखिए 2014-15 का कृषि का बजट जो है 815 करोड़ रुपए के आसपास था, उसको हमने 3600 करोड़ रुपए ले गए, 4 गुने से ज़्यादा किया है। बागवानी का बजट 190 करोड़ रुपए का था, उसको 800 करोड़ से ज़्यादा 825 करोड़ रुपए कर दिया। इसी तरह से पशुपालन का बजट, मछली पालन का बजट, और इस सारी प्रक्रिया के अंदर आप देखेंगे कि जो जोखिम को फ्री करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए थे, हरियाणा के किसानों को 5200 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। किसानों से सिर्फ 1500 करोड़ रुपए लिया, सभी किसानों से जिन्होंने बीमा करवाया, लगभग 18-19 लाख किसानों को हमने पैसा दिया। और जो बीमित किसान नहीं थे उनको भी हमने 3300 करोड़ रुपए दिया है। प्रधानमंत्री जी ने छोटी सी 2-2 हज़ार रुपये 4 महीने के बाद देने की योजना बनाई, उससे भी हरियाणा के किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपए मिला है।
ये मैं नहीं कहता कि इससे किसान अमीर हो गया है। इसमें सर एक चीज़ और है कि जैसे हम पहले कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग जानते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ही इसको कृषि एवं कल्याण विभाग नाम दे दिया, साथ में कल्याण की भी बात हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि फसल बीमा योजना हो, उसकी तमाम कोशिशें रहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कई बार कि मुआवजे को लेकर जब इतनी महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग काम करें तो जो किसान प्रदर्शन कर रहे होते हैं मुआवजे को लेकर, उनका कहना होता है कि मदद वक्त पर नहीं होती, इसकी वजह क्या रहती है? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे विभाग का नाम कृषि और किसान कल्याण है। किसान कल्याण, किसान का किसान कल्याण कल्याण। हो, कल्याण तो किसान ही सारी जनता का करता है। हम कोई इतने समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा नाम दे करके किसान की इज्जत बढ़े, किसान का मान सम्मान बढ़े, इसलिए यह नाम दिया है। और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा विरोध किया हमारी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किया। 2016 में जब बीमा योजना लेके आए तब इसके कहा कि सेठ साहूकारों के लिए योजना है, इसमें अदानी अंबानी बन जाएगा, किसान को लूटते हैं, जबरदस्ती पैसा काटते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज ये योजना स्वैच्छिक है, कोई पाबंदी नहीं है, किसान की मर्जी हो तो करे, ना हो तो ना करे। उस सब के बावजूद स्वेच्छा से किसान के अंदर ये बीमा योजना लोकप्रिय हो गई है। पिछले साल ही इसे एक फसल का, जो कपास और सरसों की फसल खराब हुई, उसका 1000 करोड़ रुपए से बीमा का हरियाणा के किसानों को मिला है। एक उसमें कितना ज़्यादा किसानों की एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि उसको अगर इतना खर्चा करने के बाद फसल किसी वजह से डूब जाए तो उसको भावांतर भरपाई की अलग योजना है। उसको इतनी योजनाएं हैं, मैं कहता हूं कि बीज से लेकर बाजार तक किसान का हाथ पकड़ करके हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान है। उन्होंने नहरों का, देखिए इस साल नहरों का बजट जो है दुगना किया है। ये किसान से जुड़ा हुआ है। पानी का मुद्दा हमारे यहाँ जबरदस्त है। पानी की आधे हरियाणा में तो बहुत पीने के पानी की भी समस्या है। हमारा पानी का अपना सोर्स नहीं है, जमुना का, भाखड़ा का पानी आता है। SYL के लिए हमारा कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, इतने सालों से लटके हुए हैं। और हरियाणा को जो उपलब्ध पानी है उसका सही बंटवारा करें। माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेके आए हम, पॉन्ड अथॉरिटी हमने बनाई है, और छोटे छोटे दक्षिण हरियाणा के किसान हैं उनको हमने मिकाडा के विभाग के द्वारा खेतों के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी दी है कि आप टैंक बना लीजिए, क्योंकि किसान को 5-6 सिंचाई करनी है, एक 5 सिंचाई की वजह से उसकी सारी फसल डूब जाती है। और तो इसके लिए भी हमने पूरा किसान को पूरी सब्सिडी दी है। बाजार में आप देखेंगे हरियाणा सबसे ज़्यादा फसलें खरीदता है, सबसे ज़्यादा भाव हम देते हैं, मंडियां हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी है, गोडाउन की व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी है। हम भारत सरकार के लिए प्रोक्योरमेंट के लिए हरियाणा और पंजाब से ही ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोशिश ये रहती है कि हरियाणा के किसान की आर्थिक हालात को कैसे सुधारे। आपने अभी पानी का जिक्र किया। पानी के बगैर ना तो किसान और ना ही कोई आम आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे बहुत मशहूर कोई भी शख्सियत हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, बहुत ज़रूरी है। पानी को लेकर SYL और दूसरी चीज़ों का हम बाद में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हरियाणा के किसानों का ये भी कहना है कि जो नलकूप के लिए वो अप्लाई करते हैं तो हज़ारों नलकूप राशि जमा करने के बाद भी, जो भी प्रक्रिया हो उसके बाद भी वो उनको नहीं मिल पा रहे। इसकी वजह क्या है? इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? कुरैशी जी, बात यह है कि हमारे पास अपना जल संसाधन नहीं है और अत्यधिक दोहन करके पानी का, जो पानी 50 फुट पे, 60 फुट पे, 70 फुट पे होता था, धीरे धीरे 400 फुट, 500 फुट, 600 फुट चला गया। मेरे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो पानी हो गए हैं, उसमें कितना भी गहराई करिए पानी हो ही नहीं। तो इसके लिए हमने ये योजना बनाई है कि आगे फ्यूचर में जो ट्यूबवेल लगाने हैं उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले तो आप 5 स्टार या 3 स्टार या 4 स्टार बिजली की मोटर लगाए। उसका मकसद क्या था कि जो बिजली खपत करती है आजकल की आपकी देसी जुगाड़ की मोटरें, वो है तो आपका ही पैसा, हरियाणा सरकार का पैसा है। 6000 करोड़ रुपए हम किसानों को सब्सिडी देते हैं बिजली की ट्यूबवेल की। हरियाणा सरकार जो दक्षिण हरियाणा बिजली है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इनको सब्सिडी देती है। तो हमने वो मोटरें लगाई जिससे कि बिजली की वो हो, बचत हो। हमने सोलर जो है
उसकी पंप लगाने की योजना बनाई जिससे कि सोलर लाइट से काम चल जाए। इसी तरह से माइक्रो इरिगेशन पे हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, फुहारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। और उसका मकसद हमारा ये है कि जो उपलब्ध पानी है इससे हमारी सारी धरा को सिंचाई मिल जाए। और एक फ्लड इरिगेशन है जिससे धरती को 4-4, 6-6 इंच पानी से भर देते हैं, उससे कोई ज़्यादा फसल नहीं होती, उससे तो घास और ये जो दूसरे जो अनुवांछित जो है घास फूस वो पैदा होता है। तो उसके ड्रिप की बजाय जिस पौधे की जड़ में पानी एक एक बूंद दे करके ज़्यादा उपज होती है, और किसान इस चीज़ को अपना भी रहे हैं और हम इस चीज़ को पूरा पूरा लागू कर रहे हैं। और ट्यूबवेल के कनेक्शन पर हमने यही कंडीशन लगाई कि आप मोटर अच्छी लगाइए, आप माइक्रो इरिगेशन करिए। देखिए हमारे प्रदेश सरकार का एक माँ बाप की तरह रोल होता है कि हमारे पास जो संसाधन है उसी को तो ठीक ढंग से बांटेंगे। ये तो नहीं है कि कल को हम एक तरफ से 2 जिलों में पूरा पानी बांट दें और हमारे बाकी के जिले 18 जिले साल के बाद 2 साल के बाद कहेंगे हमारे लिए कोई पानी उपलब्ध नहीं है, धरा का पानी समाप्त हो गया है, सिंचाई का पानी नहरों में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए नीतियाँ बना करके हम काम करते हैं। और मैं कहता हूँ मनोहर लाल जी ने इतनी नीतियाँ बनाई हैं, भावांतर भरपाई योजना के अलावा मेरा पानी मेरा विरासत। हम कहते हैं भाई धान के लिए हमारी जगह जो उपयुक्त नहीं है, हालांकि धान और गेहूं का चक्कर एमएसपी की वजह से किसान इसमें आकर्षित है पिछले 20-30 साल से। हम कहते हैं इसको छोड़ो, कम करो धीरे धीरे। धान की बजाय आप और कोई बागवानी लगाइए, दालें लगाइए, कपास करिए, ईख गन्ना लगाइए जिससे पानी की बचत। और धान भी अगर बोते हैं तो आप बीज से बोइए, डीएसआर से, उसके लिए हम 4,000 रुपये देते हैं। धान करके कोई वो फसल देता है तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। और इस तरह से काम कर करके हमारा मकसद ये है कि प्यार से किसान को समझाएं कि भैया हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, हम उसको सारों को एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना है। हमारे पुराने माए बाप दादा परदादा उन्होंने हमें अच्छी धरती दी, अच्छा पर्यावरण दिया, और क्या हम ये करेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ और के पर्यावरण का जिक्र आपने किया है, शुरुआत में भी हमने किया था कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो पूरे देश को और पूरी दुनिया के लोगों को उसकी बधाई भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जहां सरकारों की जिम्मेदारी होती है उसके संरक्षण के लिए काम किया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हम जनता की है कि हम अपनी तरफ से अपनी भूमिका जरूर निभाएं। आपने एसवाईएल का भी जिक्र किया था अपनी बात में, तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, हो सकता है आपसे इस तरह के सवाल पहले भी हुए हैं, किए गए होंगे, कि क्या वाकई में हरियाणा में कोई राजनीतिक दल है जो एसवाईएल का हल चाहता है? हर कोई चाहेगा। मैं एक सब दलों के बारे में कहना चाहता हूँ, कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जो एसवाईएल ना चाहे, क्योंकि पानी हमारी ज़रूरत है। और कभी कभी तो पानी जो पाकिस्तान में भी चला जाता है हमारा। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जो हमारी भाखड़ा मेन कैनाल है, इससे आधा राजस्थान आधा हरियाणा को पानी मिलता है। एक कैनाल है और ये कैनाल पुरानी भी हो गई है। वैसे भी अगर पानी का डिस्प्यूट रहे तो भी मैं कहता हूँ एक पैरेलल कैनाल बननी चाहिए, जिससे खुदा न खास्ता है नहर टूट जाए, कुछ और हो जाए तो हमारे पीने के पानी का संकट आ जाएगा राजस्थान में, दक्षिण हरियाणा में। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति पंजाब वाले भाई हमारे करते हैं, इसको मुद्दा बनाकर राजनीति करते आए सभी पार्टियां, और उसमें बीजेपी भी रही है, पंजाब की पार्टियां, सभी पार्टियां जो करते आई। बीजेपी का तो शासन कभी रहा है नहीं वहां। नहीं, ऐसा तो हुआ है कि आपका और अकाली दल का शासन रहा है, गठबंधन की सरकार मैं रही है। कहता हूं कि हमारी पार्टी को छोड़ करके, क्योंकि हमारा शासन नहीं हुआ। अब आज की उसमें देखिए कि आज पंजाब में शासन है आम आदमी पार्टी का, और हरियाणा के रहने वाले हैं केजरीवाल जी, मेरे क्षेत्र के भिवानी जिले के। मुझे पूरा भरोसा था कोई भी धरती पुत्र होता है, नमक खाया होता है, वो जरूर न्याय करता है अपनी धरती के साथ। और पीछे रैली थी कुरुक्षेत्र में, मुझे भरोसा था कि वो कहेंगे भाई मैं एसवाईएल का कंस्ट्रक्शन शुरू वो कराता कह हूं। के गए ना कि आप हरियाणा हमें सौंप दीजिए, हरियाणा को बदल देंगे, एसवाईएल का पानी, मतलब इशारा कर दिया। और उनके जो नेता हैं सुशील गुप्ता, वो तो कह उन्होंने रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हम इसको संभाल लेंगे। केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि आप मुझे एक बार दिल्ली दे दीजिए, मैं इतने दिन के अंदर पुरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी जिनको अंदर कर दूंगा, इसके साथ ये कर दूंगा, इसके साथ ये कर दूंगा। और बाद में जब मान आने के मुकदमे दावे किए तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई। आपको नहर पंजाब में बनानी है, आपको राजनीति हरियाणा में करनी है। पंजाब की नहर बनाइए, अपने आप लोग आपके साथ हो जाएंगे। आप नहर का काम शुरू करवाइए ना।
हरियाणा सौंपने के बाद नहर करेंगे तो क्यों हरियाणा को किसान को कैसे पानी मिलेगा? आपकी योजना में तो नहर ही नहीं बनेगी, तब तक आप अच्छा, पंजाब अभी में नहीं रहोगे। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या है इस मामले पर? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया है, हरियाणा को पानी मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए पंजाब की सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, जो जमीन हमने एक्वायर कर रखी थी उसको खत्म कर दिया, 100 करोड़ रुपए दे रखे थे वो रिफंड कर दिए, बनी हुई नहर को मिट्टी में बोर दिया, और वहाँ दुर्भाग्य से आतंकवाद और तरह तरह की समस्याएं आ गई। राष्ट्र हित में बहुत सारी पार्टियां पीछे हटती गई, लेकिन पंजाब ने हरियाणा के साथ अन्याय किया है। हरियाणा जब बना था तो पंजाब ये कहता था कि हरियाणा अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाएगा। आज हमारा जीडीपी ज़्यादा है, पंजाब हमारा पर कैपिटा इनकम पंजाब से ज़्यादा है। आज हर चीज़ इंडस्ट्री में हम आगे हैं, एग्रीकल्चर में हम आगे हैं, हमारे नौजवान तरक्की कर रहे हैं। आज खुशी होना चाहिए पंजाब को कि उसका छोटा भाई तरक्की कर रहा है, उसको भी हमारे रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में पानी जाने के बजाय हमारे हरियाणा और राजस्थान में पानी चला जाए तो अच्छा रहे। और केजरीवाल जी देखो, एक तरफ से तो आवाज़ उठाते रहते हैं दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा पानी नहीं देता। अरे भाई, हरियाणा में पानी है कहाँ? हमारे यहाँ तो कोई ना पर्वत है ना कोई बर्फ डलती है। हमारे यहाँ से पानी या तो हिमाचल से आता है या पंजाब से आता है। आज जब भी हमारे पॉल्यूशन होता है तो दिल्ली वाले कह देते हैं हरियाणा पंजाब पॉल्यूशन, धुआं फैल देते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं। ये इस तरह की राजनीति के आज के किसान, आज के लोग समझते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि केजरीवाल जी हरियाणा के लिए एसवाईएल का निर्माण शुरू कर दें, हरियाणा के किसान, वरना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जेपी दलाल जी, जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं 100 करोड़ जो रिफंड कर दिए, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के थे। बाद में फिर उन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा। अभी कल परसों ही कुछ ही बीजेपी में कई नेता शामिल हुए। आपको लगता है कि इन फ्यूचर कभी आप विश्वास दिला सकते हैं, जो आप कह रहे हैं कि दोनों ही अगर सरकारें हो तो बड़े आराम से इस मसले का हल हो सकता है, कि बीजेपी की वहां पर सरकार बन जाए, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं और भी दूसरी पार्टियों के हैं, या आपके गठबंधन की किसी की सरकार बन जाए, तो आप एसवाईएल का मसला हल कर देंगे? मुझे तो भरोसा है कि हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। और इस देश में कानून का शासन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि कौन इम्प्लीमेंट कराए, और होना भी चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे वो सरदार सरोवर डैम हो, चाहे टिहरी का डैम है, या नर्मदा का मामला है, या दक्षिण की नदियां हैं, झगड़े कर करके 40 साल 50 साल तक प्रोजेक्ट ना हो करके देश को पीछे ले जाने वाली ताकतें हैं, वो किसी न किसी वजह से रोकते रहती है। और अभी भी मैं कहता हूं कि लोग क्या करते हैं कि पुरानी व्यवस्था को मेंटेन करना चाहते हैं। पुरानी व्यवस्था में आम आदमी को फायदा नहीं मिलता, उसका शोषण करने वाले अलग अलग जो वर्ग पैदा हो गए। जब उस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं तो वो जो उस व्यवस्था से लाभ उठाते गए, पुरानी व्यवस्था से बिचौलिए किस्म के आदमी हैं, उन्होंने हमेशा लोगों को भड़का के आंदोलन किए और तरह तरह के उपक्रम किए। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में के अंदर भारत की धरती अच्छी है, भारत के लोग पढ़े लिखे हैं, भारत में मौसम सबसे अच्छे हैं। और आज मुझे खुशी होती है कि सारे दुनिया चिल्ला रही है कि खाद्यान्न की कमी है, और हमारा देश ऐसा है कि 80 करोड़ लोगों को घर बैठे फ्री में अनाज बांट रहा है। आपने इन दोनों बातों का जिक्र किया, एक तो किसान आंदोलन का, शायद मैं आगे आपसे सवाल करता, और खाद्यान्न की बात आपने की। अभी हाल ही में गेहूं निर्यात को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसकी वजह क्या रही और अभी क्या स्थिति है उसको लेकर, और हरियाणा में हम किस स्थिति में गेहूं को लेकर? देखिए, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। जब दुनिया को कभी हमारी तरफ मुंह देखना पड़ा है, क्या हमारी चीज़ों को हम औने पौने दाम पे जाने दें? आप ये बताइए। आज सौभाग्य से हमारे किसानों के पसीने की वजह से हमारे गोदाम भरे हुए हैं, और व्यापारी जो हैं 50 रुपये 100 रुपये का प्रॉफिट लेके उसको सारे को बाहर भेजने दें। किसको फायदा होगा? क्या किसानों को फायदा होगा? इसी को रोक करके 2 महीने 4 महीने नीतियां बना करके, जो आज 2,000 रुपये के गेहूं खरीद के 2100-2200 में एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो दुनिया की जरूरत होगी हमारे से मांग के 3,000 में लेगा, 4,000 में लेगा, हमारे किसान को फायदा होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो हथियार की जरूरत है, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आपको हवाई जहाज के इंजन की जरूरत है, कोई जब हमारे उनको देना होता तो दे देते हैं क्या आपको? आज हमारे पास जो किसानों की मेहनत की वजह से खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं
और दुनिया भूखी है। इसमें सरकारी खरीद कैसी रही इस बार गेहूं को लेकर? ये भी था कि किसानों ने प्राइवेट जो सेक्टर्स थे उसको ज्यादा पसंद किया इस दौरान। बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते ही हैं। पहली बार आप देखिए कि एमएसपी का झुंझुना बंद हुआ। पहली बार 11-12 हजार रुपये क्विंटल कपास बिक रही है। एमएसपी तो उसकी 6,000 रुपये से नीचे है। पहली बार 6,000 से लेकर 8,000 रुपये तक सरसों बिका। एमएसपी से तो 5,000 रुपये है। एमएसपी से ऊपर गेहूं बिका। ज़्यादातर फसलें एमएसपी से ऊपर बिक रही है। और मैंने तो किसानों से बात की थी, किसानों को भरोसा है। आज किसान के बच्चे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जो ही यूक्रेन का रशिया का मामला हुआ और उनको पता लग गया कि दुनिया को खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने अपना गेहूं घर में रोक लिया। और हमें जो 84-85 लाख की बजाय सिर्फ 40-42 लाख रुपए मीट्रिक टन मिला है। और मैं इस बात से खुश हूँ। किसान का गेहूं अगर एमएसपी से ऊपर बिके, किसान का बाजरा, किसान की हर फसल एमएसपी से ऊपर बिके, हम एमएसपी से रोक के क्यों रखे? और यही तो कोशिश थी, जो कानून बदलने वाली बात थी कि किसान के जितने ज़्यादा बायर होंगे, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड दुनिया के अंदर होगी, तो किसान को भाव मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि किसान का इसी तरह से। लेकिन सर आपने फिर वो वापस ले लिए कानून। वो हमारे प्रधानमंत्री पहले आप ये कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, हमने फिर कहा वापस था ले कि लिए। राष्ट्र हित में जो उस वक्त आंदोलन था, राष्ट्र हित में मोदी जी ने फैसला सही किया। क्योंकि ऐसा परसेप्शन बना दिया गया था कि दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए और बहादुरगढ़ बॉर्डर पे बैठे हुए सारे देश के किसान नेता, वो उन्होंने ऐसा दिखा दिया दुनिया में, और उसमें आप लोगों के मीडिया के भी लोग थे, कि सारे किसानों के प्रतिनिधि यही हैं। जबकि हम कहते थे कि किसान, ये तो किसान हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन किसान तो इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ों किसान हैं, वो उनको नहीं मानते। और आपने देखा होगा कि इन आंदोलनकारी नेताओं ने चुनाव लड़े और इनके क्या समर्थन मिला। और एक भाई ने हमारा बायकॉट किया उत्तर प्रदेश के अंदर, दुनिया भर की ताकतें लग गई कि बीजेपी को हराओ। मैं किसानों को नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, सब ने जो रिजल्ट दिखाया, उससे पता लग गया कि किसान हमारी नीतियों से, किसान नरेंद्र मोदी जी की नीति से, किसान भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि किसान को हमने एकदम से अमीर कर दिया है, लेकिन हमारा रास्ता सही है। हमारे रास्ते को उन्होंने अप्रूव किया है कि आप सही रास्ते पे चलिए, हम आपके साथ हैं। और वो जो आम जनता है, आम किसान है, अपना मतदान के द्वारा, वोट के द्वारा ही अपना। तो अब ऐसा लगता है आपको कि अब किसान समझ चुके हैं कि जो कानून थे वो सही थे? किसान को मैं ये कहता हूं, मैंने तो पहले भी कहा था, खुल के बोला हूं मैं, कि ये जो है किसान इसमें नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, कामरेड लोग, किसानों का शोषण करने वाले लोग, और इसमें और सारी मोदी विरोधी ताकतें हैं, वो सत्ता हथियाने के लिए लगे हुए। मुझे एक चीज बताइए, किसान का बेटा, मैं किसान हूं, किसान भी हूं और जवान परिवार से हूं। हमारे बॉर्डर के ऊपर तिरंगे के लिए गोलियां खाते हैं, चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। क्या गणतंत्र दिवस पे तिरंगे का अपमान कर सकता है किसान का बेटा? कोई क्या किसान कर सकता है? कौन षड्यंत्र कर रहा था ये कि तिरंगे का अपमान हो, गोलियां चले, सेना में भगदड़ मचे और देश बदनाम हो? ये लोग आप ऐसे लाल लोग किले की थे। बात कर रहे हैं? लाल किले की बात कर रहे हैं। उसमें वो सबने देखा सारी चीज़, बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं किसान, ये किसान का किया हुआ काम नहीं था। किसान इसको नहीं कर सकता। किसान का बेटा बॉर्डर पे तिरंगे के लिए गोलियां खाता है छाती के अंदर, किसान ऐसा काम नहीं कर सकता। ये करने वाले कोई और ताकतें थी, जिनको षड्यंत्र करके, किसानों का नाम लेकर के देश को बदनाम करना था। और इस आंदोलन को लेकर किसानों ने आप पर आरोप लगाया कि आपने बदनाम करने की हर संभव कोशिश की, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार। हमने मेरी बात सुनिए, जिंदगी में कभी ऐसा आंदोलन नहीं देखा। जीते हुए प्रतिनिधि, मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो लोगों के बीच में कहे कि इनको हारे हुए लोगों के पार्टी के लोग लाठियां लेकर खड़े हो जाएं, हमें टोल पे ना क्रॉस करने दें। ऐसा आंदोलन जिंदगी में नहीं देखा। हरियाणा में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, हर बार हफ्ते 10 दिन के बाद गोलियां चली है। हमारा 1 साल से लंबा आंदोलन चला, हम हाथ जोड़ करके, सिर नीचा करके निकलते रहे। इधर रोका तो हम उधर से निकल गए। लेकिन ऐसा काम करने वाले लोग जो हैं, आज दुनिया अब जो जनता के सामने आ चुके हैं, और उनको नतीजा हमारे किसान भाई, हमारी जनता देगी। अब क्या दोबारा कृषि कानून आएंगे उसी तरह के किसानों के लिए? हम किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आज सारे सर्वे बताते हैं कि एक आम किसान 27 रुपये प्रति व्यक्ति उसकी आमदनी है। क्या उसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या किसान संतुष्ट है उसमें? किसान को कुछ नहीं चाहिए?
अगर उसके लिए कुछ करना है तो कुछ भी कानून, सहायता, नई चीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, प्रोसेसिंग यूनिट, कुछ करना पड़ेगा। और जो भी करना पड़ेगा हम किसान के लिए करेंगे। जेपी दलाल जी, 2022 चल रहा है और ये वादा था गवर्नमेंट का, सरकार का, आपकी सरकार का, कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। अभी स्थिति क्या है, किस तरह के प्रयास हुए और क्या किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है या उससे ज्यादा हुई है, कमी रह गई है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों के मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कृषि का बजट 3-3, 4-4 गुना हुआ है। भाव जो है कहीं से 80%, कुछ चीज़ों के 2 गुने, कुछ चीज़ों के 3 गुने, कुछ चीज़ों के 4-4 गुने भी हुए हैं। किसानों की आमदनी करने का एक ही तरीका है, परंपरागत जो फसलें के छोड़ें, बागवानी की तरफ जाएं, पशुपालन की तरफ जाएं, मछली पालन की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। और आपको मैं हजारों किसान बता सकता हूं कि जिनकी आमदनी दोगुनी नहीं, 10 गुना, 20 गुना तक भी हुई है। आज मेरा क्षेत्र है, खारे पानी का क्षेत्र है। मैंने झींगा पालन के लिए वहाँ 100 किसानों के फार्म बनवाए हैं। सरसा जिले के अंदर 400 किसानों ने फार्म बनाए हैं। 2.5 एकड़ का किसान खारे पानी का, जिसकी आमदनी 10,000 रुपये नहीं होती थी उस 2.5 एकड़ के अंदर, वो 20 लाख रुपए लगाता है। 8-9 लाख रुपए हम सब्सिडी देते हैं। 6 महीने के अंदर 40 से 50 लाख रुपए की झींगा का उत्पादन करता है। इसी तरह से मशरूम का किसान है, इसी तरह से और तरह तरह के बागवानी के किसान हैं, पॉली हाउस के किसान हैं, खीरा का उत्पादन करने वाले हैं, शिमला मिर्च का उत्पादन करने वाले हैं, टमाटर का उत्पादन करने वाले हैं। तो हम किसानों को परंपरागत कृषि से डाइवर्सिफाई करके दुगनी नहीं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो किसान की अपनी समस्या है, जोत छोटी है, 2 एकड़ का, 1.5 एकड़ का किसान क्या करेगा? उसके लिए हमने एफपीओ का प्रावधान किया है। हरियाणा में 683 एफपीओ बनाए। परसों ही हमने जीका से, जापान से 2600 करोड़ रुपए का लोन की सैद्धांतिक मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। 1200 करोड़ रुपए हरियाणा देगी। 3800 करोड़ रुपए से 500 वैल्यू चेन बनाएंगे, पैक हाउसेज, 1000 कोल्ड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल देंगे, ताकि किसान डाइवर्सिफाई होके पैकिंग करके, सॉर्टिंग करके, ग्रेडिंग करके उस मटेरियल को बाजार तक ले जाए। 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से हम मंडी बनाने जा रहे हैं यहाँ गन्नौर के अंदर, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, जिसके अंदर 550 एकड़ के अंदर। और इससे तो एक एक चीज करके हम लाइन अप कर रहे हैं। और मैं दावा करता हूं कि हरियाणा के किसान की प्रगति बाकी प्रदेशों से पहले होगी। हरियाणा की सरकार किसान के हित में कुछ भी करने को तैयार है। और आपके माध्यम से मैं कहता हूं, किसी किसान भाई को ये पता हो कि किसी प्रदेश में कोई ऐसी किसान हितैषी योजना है जो हमारे नहीं है, तो मुझे बताए, मैं उसको लागू करूंगा। जेपी दलाल जी, आपके पास पशुपालन, मछली पालन, कानून एवं न्याय जैसे मंत्रालय भी हैं। पशुपालन की बात करें तो आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या, और यहाँ बैठे जितने भी हमारे मेहमान हैं या हमें जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी पर भी, वो हरियाणा और आसपास के राज्यों में भी, बेसहारा पशु, जिनको अक्सर लोग आवारा पशु कहते हैं, मैं उनको हमेशा बेसहारा कहता हूं, वो एक बड़ी समस्या है। और कई एक्सीडेंट्स होते हैं, खेतों का नुकसान होता है, और इसको लेकर एक नाराजगी कहीं ना कहीं किसानों की रहती है, चाहे वो आपकी सरकार हो या पहले कभी किसी तरह की प्रॉब्लम। तो इसको दूर करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, खेतों का नुकसान बचाने के लिए किस तरह की कोशिशें आपने की हैं? ये सही है कि बहुत सारे शहरों में ये बेसहारा पशु हैं। और इसका ज़्यादा क्या हुआ कि जब से हमने कानून पास किया कि गोवध नहीं होगा, और एक हमारी जो एचएफ की नस्ल की गाय है, उसके मेल थे, वो खेती में काम नहीं आते थे। आजकल तो खेती में बैलों से खेती होती नहीं, पहले तो मेल से खेती करते थे, फीमेल का दूध पीते थे। और अभी जो है हमने 600 से ज़्यादा गौशालाएं बना रखी हैं। गौशालाओं को हम 50 करोड़ रुपए की योगदान भी देते हैं, और तरह तरह की हमने स्कीम भी बनाई है। अभी गोवर्धन योजना मोदी जी ने बनाई है। गेल के साथ एमओयू करवा रहे हैं कि जो गोबर से गैस बने उसको वो खरीदें अच्छे रेट पर। और अभी जो धीरे धीरे करके हमने ये भी किया है कि एआई करें, और उसके अंदर सेक्स सीमन है, ऐसा सीमन दें कि जिससे सिर्फ फीमेल पैदा हो, मेल ना हो। तो ये हमारे संज्ञान में है, और धीरे धीरे करके हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गौशालाएं आत्मनिर्भर हों। उसके लिए जितनी योजनाएं हैं, तो ये सारे पशु, गाय जो हमारी है, मैं कहता हूं कि गोबर और गौमूत्र से इतना फायदा दे देती है कि वो उसको खाने की, उसका पूर्ति हो जाती है।
लेकिन धीरे धीरे करके मैकेनाइजेशन होगी, इस तरफ ध्यान क्या कम आप गया। इस बात से अभी इत्तेफाक हमने रखते हैं? प्राकृतिक कृषि का एक अलग विभाग भी खोला है, गो आधारित कृषि। और सब किसान भाइयों से मैंने प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अपने खाने के लिए 1 बीघा 2 बीघा आप प्राकृतिक कृषि करें, पेस्टिसाइड का छोड़ दें, फर्टिलाइजर को छोड़ दें, और आपका जो घाटा होगा हरियाणा सरकार नीति बना के आपके घाटे की पूर्ति करेगी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिन गौशालाओं को जिम्मेदारी है, मदद आपकी सरकार कर रही है, पैसा भी पहुंच रहा है, लेकिन बहुत सारी गौशालाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही और उसमें भी बहुत से लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार तो कोई संज्ञान में नहीं आया, हाँ, इस लेकिन तरह गौशालाएं, पहले मैं बताता हूं, हमारी सरकार आने से पहले लगभग 200 के गौशालाएं थी, अब 600 से ज़्यादा हमने कर दी है। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारे बेसहारा पशु हैं गौशाला में हो, और इनके गोबर से, गौमूत्र से, और इनके जिससे जो गैस बने, जो खाद बने, जो हमने प्रोम बनाने का वो भी वो उद्यम शुरू किया है, इससे पेंट बनाने का वो उद्यम शुरू किया है, जो बिल्कुल प्राकृतिक पेंट है। तो तरह तरह की चीजें इससे बना रहे हैं जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर हो। एक सवाल था, अभी कुछ दिन पहले बिजली का संकट सभी ने देखा है, महसूस भी हुआ, वो बहुत सी जगहों पर रहा, लेकिन किसान जो अपने बिजली कनेक्शन को लेकर, उनका कहना है कि कुछ शर्तें हैं, ड्रॉप सिंचाई की बात की जाए, नई मोटर, लोड वगैरह, तो वो उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि हम 6,000 करोड़ रुपए सरकार से आपको देते हैं। वैसे तो सरकार बहुत सारी चीज़ें देती है, हमने 3,000 करोड़ रुपए आपको 2-2 हज़ार रुपये मोदी जी ने दिए हैं, हम आपको पानी है सारा फ्री देते हैं, बिजली लगभग फ्री है, एक ट्यूबवेल का बिल साल का 2,500 रुपये है, जबकि एक्चुअल में बिजली 1.5 लाख रुपए की खर्च होती है। और खाद जो देते हैं, डीएपी, यूरिया, पिछले 4-5 साल पहले 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी भारत सरकार की, अब जो इस साल की सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके कम से कम बाहर डालने की हमारी कोशिश होती है। और ये बिजली का मुद्दा है, ये आप इस बिजली को मोटर पानी निकालने में, अगर कोई मोटर ऐसी लग जाए जो 50 यूनिट खाए और आप उसको 100 यूनिट वाली मोटर लगा रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, आपकी बिजली बर्बाद जा रही है, वो बिजली किसी का और के काम आ जाएगी। और बिजली का सुधार जितना हमारी सरकार ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। 34-35% लाइन लॉस थे, आज 13-14 पे आ गए। और जितने मुख्यमंत्री थे सभी ये कहते थे कि मैं बिजली ठीक करूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा, कोई नहीं कर पाया। ये हमारे मनोबल की बात है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो करके दिखाया कि 80% गाँव में 24 घंटे बिजली है, और कितने सालों से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, बिजली की उपलब्धता बढ़ाई है। और अब थोड़े से संकट कोरोना के बाद आया है, 1-2 महीने से हमने तुरंत किसी भाव से 10 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये बिजली मिली खरीद के किसानों को दी है। और किसान भाइयों को हम बिजली की कमी नहीं रहने देंगे, ट्यूबवेल के कनेक्शन भी देंगे, सोलर के कनेक्शन है वो भी देंगे, 85% माइक्रो इरिगेशन की सब्सिडी देंगे, और तरह तरह की योजनाएं बना करके हम आपको जो और है, उम्मीद है कि आप जो वादे और जो आश्वासन है उन पर जल्द ही अमल करेंगे। कुछ राजनीतिक रूप से भी आप काफ़ी बेबाक रहते हैं, बोलते हैं। अभी एक फैसला हुआ, निकाय चुनाव अभी चल रहे हैं, एक पहले फैसला हुआ कि जेजेपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद में निकाय का अपने सिंबल पर, फिर बाद में फैसला हुआ 2-3 दिन बाद कि नहीं जी एक साथ लड़ेंगे। ये क्या वजह रही? लोगों को लग रहा है कि लोग कंफ्यूज भी हैं, और आपकी सरकार को लेकर कि बस गठबंधन के अब दिन पूरे हो गए, अब यहां से शुरुआत हो चुकी है दरार की। कोई दरार नहीं है। देखिए, पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, और हमने समझते थे कि भाजपा का ये पहला हक है कि कांग्रेस को हम अकेले दम पे हराएं, जनता में साफ मैसेज दें। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस को हराने का हम अधिकार समझते हैं। जेजेपी को जब कांग्रेस भाग गई है, अधिकार नहीं है जेजेपी का नहीं, हम चाहते थे कि भाजपा अकेले दम पे कांग्रेस को हराए, क्योंकि शहरों के अंदर हमारा संगठन अच्छा है, हमारे वोट ज़्यादा हैं, हमारा सारी चीज़ है। और अब जब कांग्रेस ही भाग गई है तो हम मिलके कहा कि अब तो आपस में मिलके लड़ देते हैं। लेकिन इसमें इसको लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। वो आप जो कह रहे हैं ना, हुआ तो यही है कि अधिकार वाली बात तो कांग्रेस समझ में नहीं आ रही। जब कांग्रेस डर के भाग गई है तो फिर ठीक है, हम जैसे मर्जी लड़े। लेकिन कांग्रेस अगर ग्राउंड में सिंबल पे आती तो हमने ये समझाते कि कांग्रेस को हम अपने कमल के सिंबल से हराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी अब मैदान में है, और जिस तरह से वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश हरियाणा में कर रहे हैं वो सबके सामने है, तो इसको आप किस तरह से देखें?
मुझे आम आदमी पार्टी अभी दिखाई नहीं देती है। ये जरूर है कि राजनीति में कुछ आदमियों को जगह नहीं मिलती तो वो मोहरे इकट्ठे कर लेते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बहुत ही मुश्किल है। पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब में अच्छा प्रशासन चला के दिखाना पड़ेगा, तब कोई हो सकता है कि कोई हरियाणा का आदमी इसमें समझे। आज तो टोटल फेल्यूर है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपये देंगे। अब कहेंगे कि कहाँ दिया उन्होंने, बताइए। अब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम बिजली के बिल माफ़ कर देंगे या बिजली फ्री देंगे। अब कहता है कि जो कहेगा उसको देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेपी दलाल साहब। हमारे बीच में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत जी आपका, आपने वक्त निकाला। और बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल साहब की बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, और उम्मीद है कि जो वादे जो भरोसे आपने किसानों को लेकर के उनको भी जल्द पूरा करेंगे, और किसानों को बेहतरी के साथ हम उद्योगों के रूप में भी देखें उसको लेकर भी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।